नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे आने के बाद कुछ भी नहीं बदला होगा। तू बेकार ही मुझे डरा रही है। तुझे मेरी बातें झूठी लग रही हैं? ठीक है, तू रहने के लिए जा रही है ना, तुझे सच पता चल जाएगा। तेरी शादी के बाद तेरे भैया की शादी हुई है, ये तो मैं जानती हूँ। अरे भाभी के आने के बाद सब कुछ बदल गया होगा। तुझे पता है, मैं पिछले हफ्ते जब अपने घर रहने गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी पराए घर में पहुंच गई हूँ। एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो वहां पर मेरी पसंद की हो। सब कुछ चेंज था। मैं तुझे 100% लिख कर दे रही हूँ, तुझे भी ऐसा ही लगेगा कि तू किसी पराए घर में चली गई है। चल कोई बात नहीं, वहां जाकर ही पता चलेगा। अब मैं फोन रखती हूँ। प्रिया की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था और उसके बड़े भैया की शादी 1 महीना पहले ही हुई थी। प्रिया अपने भैया की शादी के बाद कुछ दिन मायके में रहने और अपनी भाभी से मिलने जा रही थी, ताकि वो अपनी नई भाभी के साथ कुछ दिन गुजार सके। पर उसकी सहेली ने उसके मन में ये डर डाल दिया कि अब उसके बाबुल का घर उसके लिए पराया हो चुका है, और यही चिंता प्रिया के चेहरे पर नजर आ रही थी। प्रिया, क्या हुआ? तुमने पैकिंग नहीं की? फ्लाइट का टाइम हो रहा है यार। हाँ, बस हो गई पैकिंग। बहू, ये पिछली बार तुम्हारी मम्मी जब आई थी तो उन्हें मेरी इस तरह की शॉल बहुत पसंद आई थी। मैं उसी के जैसी ये शॉल ले आई थी। मेरी तरफ से अपनी मम्मी जी को दे देना। जी माँ जी, मैं दे दूंगी। तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सुना हो जाएगा, पर मायके की भी तो बहुत याद आती है। मैं समझ सकती हूँ। ऋचा की शादी के बाद ये घर भी सूना हो गया था, पर तुम्हारे आने के बाद फिर से इस घर में रौनक आ गई थी। अब ऋचा तो कभी कभी आती है, पर तुम इस घर में रहती हो तो हमारा भी मन लगा रहता है। माँ जी, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आएगी। मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे बहू, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारी सास तो जब मायके रहने जाती थी तो 1 महीने बाद ही लौटती थी। ये अपने दिन भूल गई है। झूठ बोल रहे हैं। 2 दिन बाद ही मुझे लेने आ जाते थे। जब देखो इन्हें मजाक ही सूझता है। बहू, इनकी गप्पों में लगी रहोगी तो तुम्हारी फ्लाइट निकल जाएगी। आशीष प्रिया को एयरपोर्ट छोड़ देता है। प्रिया फ्लाइट में बैठे बैठे डरती रही। उसके मन में यही टेंशन थी कि उसके घर में सब कुछ बदल चुका होगा। वो यही सोच रही थी कि उसका मायका भी उसके लिए पराया तो नहीं हो चुका होगा। उसके घर में सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा, जैसा उसकी सहेली ने कहा है। प्रिया एयरपोर्ट पर उतरती है तो उसके पापा वहीं खड़े थे। नमस्ते पापा, आप अकेले आए हो? हाँ बेटा, वो रवि और बहू को बाजार का कुछ काम था, इसलिए मैं लेने आ गया। चलो। भैया मुझे एयरपोर्ट लेने नहीं आए, पापा को अकेले भेज दिया। मुझे तो लग रहा है सचमुच कुछ बदल गया है। क्या हुआ प्रिया? क्या सोचने लगी बेटी? और दामाद जी और बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है पापा। प्रिया का ध्यान अपने पिता की बातों में नहीं था। उसे तो बस जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था और यही देखना था कि उसका घर उसके लिए कितना बदल चुका है। प्रिया अपने पिता के साथ घर पहुंचती है। अरे, आ गई मेरी बच्ची, आजा, थक गई होगी। माँ, भैया भाभी कहाँ गए? वो पता नहीं, किसी जरूरी काम से दोपहर के बाजार निकले हुए हैं, अभी तक नहीं आए। शाम के 4 बजने को आ रहे हैं। उन्हें पता तो था कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी चले गए? हाँ, पता तो था। चल कोई नहीं, आ जाएंगे। तू बैठ, मैं चाय बनाती हूँ, और भूख भी लगी होगी। दोपहर को तेरी पसंद के राजमा चावल और पनीर बनाए थे। मैं तेरे लिए खाना भी लगा देती हूँ। प्रिया की माँ रसोई में थी। प्रिया घर के एक एक कोने को बार बार देख रही थी। उसे बहुत कुछ बदला बदला दिखाई दिया। जो ड्राइंग रूम वो छोड़कर गई थी, वो ड्राइंग रूम बहुत बदल चुका था। पुरानी घड़ी की जगह नई घड़ी दीवार पर नजर आ रही थी। सोफा सेट भी बदला हुआ था। ड्राइंग रूम के पर्दे भी बदले जा चुके थे। ड्राइंग रूम में प्रिया का एक बहुत बड़ा टेडी बियर सजा रहता था, वो भी वहां नहीं था। माँ, वो ड्राइंग रूम में मेरा एक टेडी बियर रखा होता था, वो कहाँ गया, जो पापा मेरे लिए बर्थडे पर लाए थे? पता नहीं। ड्राइंग रूम की सारी सेटिंग अब बहू ही करती है। हो सकता है उसने कहीं रख दिया होगा। मुझे तो कंचन की बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। ये घर मेरा है ही नहीं। मेरा टेडी बियर भी यहां से हट गया। अपने कमरे को देखती हूँ, वो भी बदल गया होगा। प्रिया अपने रूम की तरफ जाती है तो वो देखती है उसके रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। माँ, मेरे रूम में ताला क्यों लगा रखा है? तभी प्रिया के भैया भाभी आ जाते हैं। उनके हाथ में ढेर सारा सामान था। प्रिया, किस टाइम आई तुम?
रवि, मुझे लगता है हम आने में लेट हो गए। हाँ प्रिया, कैसी है मेरी प्यारी बहना? मैं ठीक हूँ भैया। आपको तो पता था मैं आने वाली हूँ, आप फिर भी बाजार चले गए। भाभी, आज शॉपिंग करना इतना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी तो था भाई। हमारी प्यारी ननद का परसों जन्मदिन है, कल पार्टी की तैयारियां भी करनी है। भाभी, अब मेरा जन्मदिन आप सबको याद था? तो और क्या, हमारी परी, हमारी गुड़िया, इस घर की राज दुलारी, मेरी प्यारी ननद का जन्मदिन कोई कैसे भूल जाएगा? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। मेरा रूम? पर वो तो अब आपका रूम है ना, तभी तो उस रूम में ताला लगा हुआ है। प्रिया बेटा, रजनी का बहुत मन था कि तुम्हारा रूम तुम्हारा ही रहे, इसलिए ऊपर छत वाला कमरा बहू ने ले लिया। प्रिया, ये लो तुम्हारा अपना रूम, देख लो सब कुछ वैसा ही है ना जैसा तुम छोड़कर गई थी। प्रिया देखती है उसका रूम वैसे का वैसा ही था जैसा वो 1 साल पहले छोड़कर गई थी। उसका टेडी बियर भी वही रूम में ही सजा हुआ था। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी भाभी रजनी के गले लग जाती है। वो अपने मन के डर को सबके सामने बताती है। क्या तू इस बात के लिए डर रही थी? चल पागल, ये घर तेरा है, तेरा ही रहेगा, समझी? प्रिया, तुम इस घर की बेटी हो। तुम्हारे बाबुल का घर तुम्हारे लिए कभी भी पराया नहीं होगा। मैं भी तो एक घर की बेटी यहां बहू बनकर आई हूं ना, तो मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? भाभी। और फिर उसके मन की सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। प्रिया के लिए एक सरप्राइज और था। अगले दिन की फ्लाइट से उसके सास ससुर और पति आशीष भी उसके मायके आ गए थे। प्रिया के मायके वालों ने उसके जन्मदिन की शानदार पार्टी जो रखी थी। प्रिया बहुत खुश थी। सब मिलकर उसके जन्मदिन को खूब धूमधाम से मनाते हैं। प्रिया के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर सभी बहुत खुश थे। 60 साल के दीनदयाल जी हाँफते हुए अस्पताल की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। उनके चेहरे को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका कोई बहुत अपना अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत ठीक नहीं है। वो भागते हुए अस्पताल की बर्निंग यूनिट की ओर बढ़े। वहाँ एक नर्स उनकी दिशा में ही आ रही थी। सिस्टर, रानी। रानी? बर्निंग यूनिट बी, बेड नंबर 18। आप कौन है उनके? मैं पापा हूँ उसका। उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। दीनदयाल जी भागते हुए बर्निंग यूनिट बी में जा पहुंचे। वहां उनकी निगाहें बेड नंबर 18 को ढूंढ रही थी। तुरंत ही उनकी नजर 18 नंबर बेड पर गई। उसके आसपास कुछ डॉक्टर भी खड़े थे। वे भागे भागे वहां पहुंचे। डॉक्टर साहब, मैं रानी का पापा, आप लोगों ने मुझे फोन किया था। पापा की आवाज सुनकर दीनदयाल जी ने जैसे ही बेड की ओर देखा, उनके मुंह से चीख निकल गई। 90% जली हुई हालत में उनकी प्यारी बेटी रानी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका शरीर कम जला हुआ मांस का लोथड़ा लग रहा था। रानी, ये क्या हो गया बेटी? मेरी सुंदर सी बिटिया को क्या हो गया? अरे क्या बना दिया? मेरी फूल सी बच्ची को क्या बना दिया? पापा मत रो पापा। मैं नहीं संभाल पाई पापा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गई पापा। मैं हार गई। ये कहकर रानी जोर जोर से हाँफने लगी। उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। रानी, डॉक्टर, मेरी बेटी कुछ बोल नहीं रही। देखिए ना आप, इसे क्या हो गया है? आप बाहर इंतजार करिए। सिस्टर, ऑक्सीजन दो पेशेंट को। दीनदयाल जी वार्ड से बाहर चले गए और बाहर लगी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उनके कानों में एक छोटी सी बच्ची के रोने की आवाज गूंज रही। अरे क्या हो गया? कितना घूर कर देख रहे हैं आप अपनी बच्ची को? जया, कितनी प्यारी बच्ची है ये। अरे इसकी छोटी छोटी उंगलियां देखो और इसके छोटे से पैर, इसकी प्यारी प्यारी आंखें। मैं क्या क्या देखूं? दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज तुमने मुझे दे दी है जया, सबसे खूबसूरत चीज। कुछ देर पहले ही दीनदयाल की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया था और दीनदयाल उसे एकटक निहारे जा रहे थे। अपनी छोटी सी बेटी को पाकर वो बहुत खुश था। जया, क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? नाम अभी तो नहीं। मैंने सोचा है, इसका नाम होगा रानी। मैं इसे कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मेरी रानी बेटी राज करेगी। दीनदयाल पूरी कोशिश करता कि उसकी बेटी को किसी बात की दिक्कत ना हो। वक्त आगे बढ़ता जा रहा था। छोटी सी रानी अब 6 साल की हो गई थी। आज उसका बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे रानी। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू पापा। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? अरे वो तो मैं भूल गया। क्या पापा,
गिफ्ट भी कोई भूलता है क्या? अच्छा कोई नहीं, बाद में ले आना। अरे कहीं ऐसा हो सकता है? मेरी रानी बेटी का बर्थडे हो और मैं गिफ्ट भूल जाऊं? जया, जया, अरे जरा लाओ तो मेरी बेटी का गिफ्ट। जया लाल रंग की छोटी सी साइकिल लेकर कमरे के अंदर आई। रानी ने जैसे ही साइकिल को देखा, ओह माय गॉड, ये कितनी प्यारी साइकिल है पापा, आई लव यू। लेकिन उसी दिन रानी ने साइकिल से गिरकर अपने घुटने छिल लिए। फिर क्या, दीनदयाल की तो जान ही निकल गई। बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बहुत दर्द। चलो जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलता हूँ तुम्हें। अरे आप भी ना, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, ये मामूली चोट नहीं है, डॉक्टर के पास जाना ही होगा। अरे पापा आप भी ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब साइकिल चलाऊंगी तो कभी गिरूंगी भी ना, आप ज्यादा परेशान मत होइए। समय अपने पंख लगाकर और भी तेज गति से उड़ता गया। रानी ने कॉलेज खत्म किया। दीनदयाल उसके लिए लड़का देख रहे थे। तभी उनके किसी रिश्तेदार ने मोहित के बारे में बताया। मोहित एक बैंक में बड़ा अफसर था। दीनदयाल जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। दीनदयाल जी, वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि हम लोग दहेज के खिलाफ हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ वो तो है, लेकिन वो क्या है ना कि समाज के लोगों का तो पता ही है ना आपको। शादी के बाद वो बहू देखने तो आएंगे ही, साथ ही ये भी देखने आएंगे कि लड़की मायके से क्या क्या लाई है। अरे आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, रानी मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जी वो तो हमें पता ही था, बस आस पड़ोस का प्रेशर होता है ना, इसलिए आपसे पूछा। रानी की शादी काफी धूमधाम से मोहित के साथ हो गई। दीनदयाल जी ने अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर उसकी शादी में खर्च किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जाने अनजाने अपनी रानी बेटी को लालची लोगों के हाथों में छोड़ दिया है। एक रात जब दीनदयाल जी सोने जा रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। फोन रानी का ही था। हेलो पापा। रानी, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? पापा मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। सब ठीक तो है ना बेटी? ठीक, हाँ पापा सब ठीक है, बस आप आ जाओ। अगले दिन दीनदयाल जी रानी के ससुराल पहुंचे। रानी भागकर उनके गले लग गई। पापा मुझे यहाँ से ले चलो ना प्लीज। क्या हुआ बेटी? तभी मोहित अपने माता पिता के साथ वहां आ गया। मोहित बेटा, समधी जी, समधन जी, सब ठीक तो है? क्या ठीक है, क्या ठीक है? अरे आप लोगों ने तो ठग लिया मुझे, मैं सरकारी बैंक में अफसर हूँ, और सामान क्या दिया आपने मुझे? क्या हुआ बेटा, कोई कमी रह गई क्या? अरे ऐसा दिया ही क्या आपने, कमी ही कमी है। बेटा तुम कहो तो क्या चाहिए? दीनदयाल जी की बातों को सुनकर मोहित ने कहा, देखिए ससुर जी, मैं बहुत ही एडजस्ट करने वाला लड़का हूँ, लेकिन कुछ मामलों में मैं एडजस्ट नहीं कर सकता। मेरे पास कार तो है, लेकिन वो बहुत पुरानी हो गई है। मैंने सोचा था कि शादी में आप लोग नई कार तो देंगे ही, लेकिन आप लोग तो टीवी फ्रिज तक ही रह गए। मुझे एक एसयूवी चाहिए। एसयूवी? हाँ एसयूवी, और वो भी एक सप्ताह के अंदर। दीनदयाल जी ने अभी अभी बेटी की शादी की थी, उनके हाथ खाली थे, फिर भी उन्होंने गांव की अपनी जमीन बेचकर मोहित को एसयूवी दे दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से एक नई डिमांड मोहित के घर वालों की ओर से आ गई। अरे रानी बेटी, मैं हूं ना, तो क्यों चिंता करती है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पर पापा फिर वो कोई नई डिमांड रखेंगे तो? मैं फिर से पूरी करूंगा बेटी। दीनदयाल मोहित की हर मांग पूरी करता रहा, लेकिन उसके परिवार का पेट नहीं भर रहा था। मोहित के ससुराल वाले रानी पर बहुत अत्याचार किया करते, उसे मारते पीटते। एक दिन तो गर्मा गर्म आयरन उसके हाथों पर सटा दिया। रानी ने पापा को फोन किया और घर आने की बात कही। वो कुछ दिन के लिए उसे अपने पास ले तो आया, लेकिन जब बार बार उससे पड़ोसी पूछते कि क्या बात है दीनदयाल जी, रानी आजकल यहीं रहती है क्या? ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। इस बीच दीनदयाल जी की पत्नी की मौत हो गई। रानी अब हमेशा के लिए अपने पापा के पास रहना चाहती थी। दीनदयाल को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक दिन मयंक अपने परिवार के साथ उनके घर आ पहुंचा। अब देखिए ससुर जी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ने में बहुत समय लगता है। दीनदयाल जी मयंक की बातों में आ गए। वो किसी भी तरह अपनी बेटी का घर बसते देखना चाहते थे। वो भी पड़ोसियों के तानों से तंग आ गए थे। जब रानी मयंक के साथ जा रही थी तो उन्होंने कहा कि बेटी, कोशिश करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। पुरानी बातों को दीनदयाल जी याद कर रहे थे, तभी नर्स भागी भागी बाहर आई और उनसे कहा, आपकी बेटी नहीं रही। दीनदयाल जी, पुलिस आपसे पूछताछ करना चाहती है। दीनदयाल जी भागे भागे वार्ड में गए और अपनी बेटी के मृत शरीर से लिपट कर रोने लगे। मेरी बेटी, मेरी रानी बेटी,
मैंने सोचा था मेरी रानी बेटी राज करेगी, लेकिन सब खत्म हो गया। दीनदयाल जी जब रो रहे थे तो पुलिस इंस्पेक्टर विकास ने सांत्वना देते हुए उनसे पूछा कि आपकी बेटी की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। इंस्पेक्टर साहब, मैं हूँ जिम्मेदार। मैं हूँ अपनी रानी बेटी का हत्यारा, क्योंकि जिस दिन इसके पति ने पहली बार इसे मारा और दहेज की मांग रखी, उसी दिन मुझे अपनी बेटी को यहाँ ले आना चाहिए था। उसकी कोई मांग पूरी नहीं करनी थी, लेकिन मैंने उसकी मांग पूरी की, हर बार की, बार बार की, और अपनी रानी बेटी की मौत की कहानी लिख दी। दीनदयाल जी लगातार रोए जा रहे थे और अपनी बेटी के मृत चेहरे को देखे जा रहे थे और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार बता रहे थे। हालांकि पुलिस को सारा माजरा समझ आ गया था। उन्होंने मयंक के परिवार वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर शमशान में जब दीनदयाल जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रहे थे तो मुझे माफ कर देना रानी बेटी, मैं चाहता तो तू सच में राज करती, लेकिन मैंने उन दहेज लोभियों के हाथों तुझे देकर सब खत्म कर दिया।